नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शहरों में लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या और कारखानों से निकलता विषैला धुआं वातावरण को लगातार प्रदूषित करता जा रहा है और यही कारण है कि प्रदूषण के चलते अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी तेजी से अपने पांव पसार रही है। अस्थमा श्वसन से जुड़ी बीमारी है। अस्थमा का इलाज संभव है, वहीं इस बीमारी में सावधानी भी बेहद जरूरी है। अस्थमा को लेकर कई मिथ भी हैं जिनसे बचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में विस्तार से अस्थमा को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। शहरों में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोग तरह तरह की श्वसन जनित बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, जिसमें अस्थमा के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर अस्थमा की बात करें तो ये श्वसन से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज की सांस नलिका सूजकर सिकुड़ जाती है। इसमें खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेते समय छाती में से सीटी जैसी आवाज आने लगती है। अस्थमा की प्रमुख वजह प्रदूषण और एलर्जी है। वहीं बीड़ी सिगरेट पीने और चूल्हे पर खाना बनाने से निकलने वाला धुआं भी धीरे धीरे सांस की नली में सूजन पैदा करता है। ये अनुवांशिक बीमारी भी है। इसके इलाज के लिए दवाइयां और इनहेलर बाजार में मौजूद हैं। इस बीमारी को रोका जा सकता है, बस जरूरत है सावधानी की। आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि धूम्रपान बिल्कुल ना करें, नियमित रूप से व्यायाम और योग करें, धूल धुएं और प्रदूषण से बच्चों को बचाएं। इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। बता दें कि देश में अस्थमा के रोगियों की संख्या करीब 15 से 20 करोड़ है। वहीं करीब 12% बच्चे देश में अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। बच्चों को इससे बचाने के लिए घर के भीतर किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होने दें। उनके कमरों को साफ रखें, बच्चों को शुद्ध हवा में ले जाएं। हानिकारक खिलौने, बॉक्सनुमा पलंग, जंक फूड वगैरह से बच्चों को दूर रखें। अस्थमा का इलाज संभव है, इसलिए लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। रिपोर्ट IBC 24। अस्थमा से जुड़ी कोई जानकारी इस वक्त अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लगा लीजिए 077। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पल्मोनरी मेडिसिन में MD डॉक्टर रंजन पटेल। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्थमा के आप डॉक्टर हैं, अस्थमा में आपने MD की है डॉक्टर साहब। और जब अगर हम बात करते हैं रायपुर या छत्तीसगढ़ या पूरे देश में मरीजों की संख्या की, अस्थमा के जो मरीज हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या प्रदूषण ही इसका कारण है या क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से सांस से जुड़ी, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां इंसान को परेशान करती हैं? देखिए, सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, एक जेनेटिक और एनवायरनमेंट, ये दोनों का इंटरेक्शन जो बेसिकली होता है, यही डिसाइड करता है कि आपका आस्थमा आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बच्चों को जैसे आस्थमा का शिकार बचपन में रहता है लेकिन बाद में छूट जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि बचपन में किसी को आस्थमा का लक्षण दिखाई दे तो आगे जाके वो आस्थमा में परिवर्तित हो। तो बेसिकली ये जेनेटिक और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपको आस्थमा एडल्टहुड में होगा या नहीं होगा। जी, बच्चों का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को अस्थमा रहता है, जैसा आपने कहा कि आगे ठीक भी हो जाता है, लेकिन बचपन में अगर अस्थमा है और जन्म के बाद पता चलता है तो ऐसे समय में उन बच्चों को क्या लक्षण आते हैं जिसको देख के जो पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता है उनके, वो पहचान जाए कि अस्थमा है और सीवियर भी हो सकता है, उसका इलाज जरूरी है? तो देखिए, खांसी होना, सांस फूलना, सीने में जकड़न होना या सीटी जैसे आवाज आना जब सांस फूलती है, ये सब अस्थमा के लक्षण हैं। लेकिन ये सब बच्चों में तब कॉमन है जब इन्फेक्शन हो। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो जब इन्फेक्शन नहीं है और ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को अस्थमा है। जी, यशवंत जुड़ चुके हैं बिलाईगढ़ से, उन्होंने कॉल किया है। यशवंत जी, स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप। हेलो, हाँ बोले। जी मैडम, मेरे को रनिंग करते हैं तो थोड़ा ज्यादा सांस फूल जाता है, क्या अस्थमा से लगता है? अच्छा, चलते समय सांस फूलती है तो क्या अस्थमा हो सकता है? देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपको बचपन से कुछ तकलीफ ऐसे सांस की रही हुई है, जैसे ज्यादा चलने से सांस फूलना या फिर सीने में जकड़न होना या खांसी होना,
ये सब अगर बचपन से आपको है तो आपको अस्थमा हो सकती है, और अगर अभी अभी हुई है, रिसेंटली हुई है, तो अस्थमा नहीं भी हो सकता है, दूसरे कारण भी उसके हो सकते हैं। खरोड़ा से जुड़ चुके हैं रामनिवास। रामनिवास जी, पूछें क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बोले। सर ये मेरे पापा को 7 साल से अस्थमा की शिकायत है, क्योंकि अस्थमा तो जड़ से ठीक होती है, ये पूरी तरह खत्म होता है? देखिए, अस्थमा जड़ से कभी ठीक नहीं होती, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी भी दवाइयां हैं उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कुछ दमा होती हैं जिनका जेनेटिक के साथ कुछ रिलेशन नहीं होता है, जिनका जेनेटिक होता है वो तो रहेगा ही, उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कुछ फेनोटाइप्स बेसिकली बोलते हैं, जो प्रकार रहते हैं, जैसे धूल से ही हो रहा है, या जो परागकण रहते हैं, एक एरिया में आप स्पेसिफिकली जा रहे हैं, वहां पे परागकण उस एरिया के पेड़ों से आ रही है और उससे आपको हो रहा है, तो शायद आप एरिया चेंज करें तो शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपका परिवार में ये वंशानुगत चलते आ रहा है तो वो दमा कभी ठीक नहीं होगी। चिमलाल जुड़ चुके हैं दुर्ग से। जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैडम मेरा एक 13 साल की लड़की है, उनको करीब 6 महीने से लगातार छींक बहुत आती है। छींक बहुत आती है। टीवी की आवाज आप कम कर लें, नहीं तो जवाब आप सुन नहीं पाएंगे। हाँ जी मैडम। छींक अगर आती है, क्योंकि बार बार छींकों की संख्या जो बहुत ज्यादा देखते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या वो भी एक अस्थमा का लक्षण होता है? देखिए, छींक होना ये भी एक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे एलर्जिक, उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली, जिसमें बहुत ज्यादा छींक आना, बहुत ज्यादा नाक से पानी बहना या नाक बंद हो जाना, ये सब एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण होते हैं। यूजुअली एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा मिल के रहते हैं। बहुत सारे मरीजों में ऐसे होता है कि अस्थमा के साथ एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, लेकिन अगर अस्थमा का सिम्टम्स नहीं है, जैसे सांस फूलना या सीने में जकड़न होना, सूखी खांसी होना, ये अगर नहीं है तो फिर एलर्जिक राइनाइटिस का भी इलाज हम कर सकते हैं। पूजा जुड़ चुके हैं चेन्नई से, उन्होंने में कॉल किया है। पूजा, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं सवाल ये है कि मैं मतलब जब चलती हूँ, हाँ, जैसे एसी में ज्यादा रहती हूँ, फिर मतलब सांस लेने में मुझे कुछ तकलीफ होती है, अभी होने लगी, वैसे पहले नहीं होती थी। अच्छा, उम्र क्या है पूजा आपकी अभी? मेरी 30 साल उम्र है। 30 साल उम्र है। अभी अभी आपको तकलीफ होती है, सांस फूलती है आपकी? अभी मेरे को मतलब मेरी मम्मी इंदौर में रहती है, मैं इंदौर से अभी जस्ट आई हूँ चेन्नई में, चेन्नई में, तो मतलब की घबराहट से सांस होने लग गई, बहुत तकलीफ होने लग गई। तो या मुझे कुछ प्रॉब्लम है कि शरीर में? ऐसे मैंने चेकअप तो कराया, मेडिकल कराती मैं 2-3 महीने में, और मुझे तो लग रहा है कि शायद हो सकता है मुझे अस्थमा हो ऐसा। क्या ये लक्षण अस्थमा के हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये अस्थमा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप किसी चेस्ट फिजिशियन को दिखा के एक स्पाइरोमेट्री कराइए। स्पाइरोमेट्री जो एक फूकने वाली जांच होती है, उससे हमें पता चलती है कि सांस की नली कितनी सिकुड़ी हुई है। अगर सिकुड़ जाती है तो उससे हमें उससे पता चल जाता है, और ज्यादातर स्पाइरोमेट्री में पता चलता है तभी जब आपको सांस की तकलीफ हो रही होती है, तभी बेसिकली पता चलता है। क्योंकि सांस फूलने की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी तकलीफ जब होती है, उसके भी सिम्टम के तौर पे हम देखते हैं कि सांस फूलती है, चाहे खून की कमी हो, चाहे आपका बीपी बढ़ा हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, और इस चक्कर में कई बार होता है कि ट्रीटमेंट लेने में या जांच में देरी हो जाती है। इसके जुड़े कुछ और भी पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर दीपांकर बनर्जीज आइडल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सरदर्द, तनाव और निद्रा से ठंडी राहत। वो जुगनू आ गया। ठंड रख। इलेक्शन लड़ेगा, हमें हराएगा, करना क्या चाहता है? ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ करना चाहता हूँ। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल। इसमें है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, एक्स्ट्रा ठंडा, एक्स्ट्रा कूल। अरे मेला है, हाँ। मेला है, हाँ मेला है, ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में लाया नया सवेरा है, नया सवेरा
उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान ग्राम सभा में भाग लेकर विकास की योजनाओं पर चर्चा करें। तीसरा चरण 21 से 24 अप्रैल को ग्राम सभा की बैठक पंचायती राज को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को देश भर की ग्राम सभा को संबोधित करेंगे। ग्रामवासी पाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के साथ पहली बार पंचायतों को मिलेगा 5 साल तक विकास के लिए पैसा। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। कभी कभी हमें इसलिए भी तैयार होना होता है कि कोई आए और हमें नापसंद करे। कैसी लगी आपको पीहू? जी मुझे तो पसंद आई। इतना मोटा चश्मा लगा है। मेरे पास उसका इलाज है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, जहां पर भारत के विभिन्न सुप्रसिद्ध नेत्र संस्थान जैसे शंकर नेत्रालय चेन्नई, एम्स नई दिल्ली एवं LVPEI हैदराबाद की नेत्र विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध है, जहां लेसिक लेजर प्रणाली के द्वारा हमेशा के लिए चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, आपका चश्मा। अब रिश्तों के बीच चश्मा नहीं आएगा। संपूर्ण नेत्र रोगों का अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं उपचार। अब मोतियाबिंद का इलाज बिना पट्टी, बिना टाँके, बिना इंजेक्शन, एडवांस टॉपिकल फेको पद्धति द्वारा फोल्डेबल एवं मल्टीफोकल लेंस का प्रत्यारोपण भी किया जाता है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, कलर्स मॉल के सामने, धमतरी रोड, पथपेड़ी नाका, रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल 2016 को, जिसमें आपके लिए आयोजित है साइकिल रैली। तो आए और हिस्सा बने साइकिल रैली का 22 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे मरीन ड्राइव तेलीबांधा में, जिसकी अगुवाई करेंगे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की अपील। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है। छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पानी की हर एक बूंद बेशकीमती है। आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि हम प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाएंगे। छत्तीसगढ़ ने ठाना है सबको पानी बचाना है। ये संकल्प हमको सबको लेना है। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा को लेकर। डॉक्टर साहब, अस्थमा को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं। लोगों का ये कहना होता है कि अगर बहुत ज्यादा आपकी सांस फूल रही है तभी आपको अस्थमा होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके जरिए हम पहचान सकते हैं कि अस्थमा है हमें? अस्थमा को बेसिकली जैसे मैंने बताया 4 कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे सूखी खांसी होना, सांस फूलना, सीटी जैसी आवाज आना और सीने में जकड़न होना। लेकिन इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे लंबे टाइम तक सर्दी रहना, साल में बार बार सर्दी होना, और जब भी सर्दी होता है यूजुअली नॉर्मल सर्दी 5-6 दिन में छूट जाता है, लेकिन 10 दिन से अगर ज्यादा सर्दी बार बार हो रहा है तो ये दमा का लक्षण भी हो सकता है। बिल्कुल। सांस फूलने का ही जिक्र इसलिए कर रहे हैं डॉक्टर साहब क्योंकि फेफड़े से जुड़ी तकलीफ है और सांस के ही सिम्टम है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि शरीर की दूसरी कमियों की वजह से भी सांस हमारी फूलने लग सकती है। वो क्या है और दोनों के बीच में क्या कुछ कैसे खास अंतर है कि हम पहचान सकें इसको आसानी से? यूजुअली दूसरे जो कारण होते हैं, जैसे खून की कमी होना, हार्ट फेल्यूर होना, या फिर खून की परत फेफड़े में आ जाना, या फिर दूसरे कारण दूसरे न्यूरोमस्कुलर डिजीज से जिससे भी सांस फूलती है, ये सब क्रोनिकली रहते हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि टाइम और सीजन के साथ ठीक भी हो जाए, दवाई के साथ या बिना दवाई में भी ठीक हो जाएगा, कुछ तकलीफ नहीं रहेगा, और फिर जब ठंडी आएगी, सीजन चेंज हो जाएगा, तब ये फिर से आ जाएगा। तो बेसिकली दूसरी बीमारियां जो हैं वो यूजुअली कांस्टेंट रहती हैं, हमेशा बनी रहती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अस्थमा जो है बहुत वेरिएबल है, सीजन के साथ और दिन रात के साथ भी वो
बहुत वेरी करता है। बिल्कुल, मतलब मौसम जब बदलता है तो इसका असर भी घटता और कम होता रहता है। डॉक्टर साहब, फेफड़े को वैसे तो स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, क्या कुछ ऐसा खान पान है जिसे अपनाकर हम अपने फेफड़े को स्वस्थ रख सकते हैं? इससे जुड़ी जानकारी हम लेंगे आपसे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कमल लाल जुड़ चुके हैं गुना से, उन्होंने हमें कॉल किया है। कमल जी स्वागत है, सवाल कीजिए। कमल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। आवाज लगता है हमारी नहीं पहुंच पा रही है। सुनीता जुड़ चुकी है जबलपुर से। सुनीता सवाल कीजिए। आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। रंजन जी, जब हम बात कर रहे थे अस्थमा के कारणों और उसके लक्षणों पर हमने चर्चा की, बचाव के लिहाज से क्या अस्थमा के मरीजों को करना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा सीवियर ना हो? बचाव के हिसाब से एक स्पेसिफिक ट्रिगर होता है, हर दमा पेशेंट का एक स्पेसिफिक ट्रिगर होता है। ट्रिगर में जैसे परागकण हो गया, ट्रिगर हो गया, ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा तेज हंसना, या फिर ठंडी हवा, ठंडी कुछ खाना, ये सब ट्रिगर्स होता है, या फिर धूल धुआं। तो इन सबको कैसे अवॉइड करें? अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिसको अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है, तो उस स्थिति में हम ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा उसके हेल्थ के लिए कर लेते हैं, क्योंकि फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? फेफड़ा मजबूत करने के लिए बेसिकली हमें एक्टिव रहना चाहिए, जितना हो सके एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। उसके साथ खान पान में स्पेसिफिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये दोनों चीजों को ज्यादा लेना चाहिए। बिल्कुल, और ठंडी चीजों के लिए अक्सर ये कहा जाता है डॉक्टर साहब, जब अस्थमा से कोई मरीज गुजर रहा होता है तो ठंडी चीजें उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिस्क फैक्टर को बढ़ाती हैं अस्थमा में? नॉर्मली फ्रीज से निकाला हुआ कोई भी ठंडी चीज अस्थमा पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि उससे सांस की नली जो है सिकुड़ जाती है। और केले जैसे हिस्टामिन रिच फूड्स जो होती हैं, केला खाने से वो कभी कभी सांस की नली संकुचित कर देती है। तो इस केसेस में केला खाना और फ्रीज से निकाल के कुछ भी ठंडा चीज खाना अवॉइड करेंगे तो बात। अस्थमा का अगर हम बात करते हैं सीवियर अटैक की, जब हम देखते हैं कि कई बार बहुत अचानक ऐसी स्थिति किसी मरीज के सामने आती है डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में क्या कुछ ऐसे बचाव के उपाय बताएंगे उनके लिहाज से या उनके घर के जो दूसरे व्यक्ति हैं, कि क्या उस समय पर उन्हें उपलब्ध कराया जाए, कैसी स्थिति में उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए? देखिए, ये लक्षण जो होते हैं सीवियर अस्थमा के, वो पहचानना ज्यादा जरूरी है ताकि ठीक समय में हम उनको अस्पताल ले जा सके। जैसे बोलना, अगर कोई सेंटेंस इनिशियली बोलता है, उसके बाद जब सांस फूलने लगता है, एक एक वर्ड बोलता है, उसके बाद कुछ नहीं बोल पाता, तो बेसिकली अगर कोई एक फुल सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है तो आप उसको तुरंत, जैसे और नीला पड़ना, मुंह में नीला पड़ना, आंख नीला पड़ना, ये सब अगर स्थिति ऐसे बन रही है तो उसको तुरंत अस्पताल ले जा सकते हैं। बिल्कुल, और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अस्थमा के मरीजों के लिए ट्रीटमेंट अब किस किस तरीके के मौजूद हैं और कितने जल्दी इसमें राहत मिल सकता है अगर सही समय पर पहुंचा जाए तो? आप सीवियर अस्थमा के बारे में पूछ रहे हैं। सीवियर अस्थमा, देखिए सीवियर अस्थमा यूजुअली एक दिन में भी ठीक हो सकता है या 1 से 3 दिन लग सकता है। उसके लिए हम जो स्टेरॉइड बोलते हैं उसको हम आईवी में देते हैं। नॉर्मली हम कंट्रोल करने के लिए उसको इनहेलर फॉर्म में देते हैं, जो कि सीधा फेफड़े में जाता है और वहाँ पे जहाँ काम करना चाहिए वहीं काम करता है। तो जब सीवियर अस्थमा होता है हम ब्लड में उसको देते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, और उसके साथ जो सांस की नली सिकुड़ गई है उसके लिए हम इनहेलर से या नेबुलाइजर से उस दवाई को देते हैं ताकि जल्दी से राहत मिले। तो यूजुअली कोई भी सीवियर अस्थमा जिसको हम बोलते हैं अस्थमा एक्सजर्बेशन, उसको ठीक होने के लिए 3 से 5 दिन लग सकता है। बिल्कुल, तो तमाम सावधानी बरती जाए तो अस्थमा के मरीज जो हैं वो स्वस्थ जो अपनी दिनचर्या है और अपना जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।